वेलकम बैक टू द रंजीत कुमार शो। आज हमारे शो में मौजूद हैं सैयद आरिफ नदीम साहब, जो कि फ्रीलांस कंसल्टेंट है और ER एम्प्लॉय रिलेशंस, इंडस्ट्रियल रिलेशन और लेबर लॉज के बड़े ही ज़बरदस्त किस्म के एक्सपर्ट हैं, जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन को अपनी खदमात भी पेश कर रहे हैं। और इनके साथ हम लॉन्च कर रहे हैं 6 मंथ्स कोर्स, 3 मंथ्स कोर्स, और इन कोर्सेज के अंदर हम आपको लेबर लॉज की बेसिक अंडरस्टैंडिंग देंगे। और अगर आपको लगता है कि आप किसी HR फील्ड में भी काम कर रहे हैं और आपको इन लॉज को समझने में कोई प्रॉब्लम होती है, तो आप इनसे डायरेक्टली भी रब्ता कर सकते हैं। और आप हमारी अकेडमी के थ्रू 3 से 6 महीने का डिप्लोमा भी हासिल कर सकते हैं। ये डिप्लोमा हमारी कंपनी का होगा और बाकी हम आपका जो मकसद है इस कोर्स करवाने का, वो आपको इक्विप करना है कि आपके डेली के जो मामलात हैं उसको आप कैसे हल कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही सर। तो आइए सवालों का सिलसिला आपसे दोबारा शुरू करते हैं। हमारा अगला सवाल आपसे ये है, हाउ एंड अंडर विच लॉ एनी कमर्शियल, इंडस्ट्रियल एंड फैक्ट्रीज एक्ट रजिस्टर्ड थ्रू द लेबर लॉ डिपार्टमेंट? अच्छा, इसमें जिस तरह आपने बताया, क्योंकि ये सवाल सारा को कंबाइन किया हुआ है, इसमें इसको 2 हिस्सों में ले लेते हैं कि जो कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट्स हैं उनके लिए तो शॉप्स एंड कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट का एक कानून मौजूद है, उसके तहत फॉर्म C कहलाता है। और वो इदारे जहाँ पे एक से ज़्यादा आदमी हों, ठीक है, क्योंकि जो शॉप कह लें कि वो 1 मैन ओन्ड है, यानी खुद ही चला रहा है, उसके लिए सोल प्रोप्राइटरशिप। जी, सोल प्रोप्राइटरशिप, लेकिन वो 1 मैन, ठीक है, ठीक है, तो वो तो उसके लिए तो कोई ज़रूरत नहीं है। अब आ जाइए कि जो शॉप बेशक सोल प्रोप्राइटरशिप है, लेकिन उसके अंदर उसके वर्कर्स मौजूद हैं, है तो मतलब उसका लीगल स्टेटस जो है वो तो सोल प्रोप्राइटरशिप का, पार्टनरशिप नहीं है। वो शॉप एक करियाना स्टोर है, बिल्कुल सही, उसमें 7-8 लोग काम कर रहे होते हैं, आपने देखा ही होगा। तो वो अंडर द लेबर लॉ उसकी रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है और वो फॉर्म C के तहत होती है, जो कि शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट का डॉक्यूमेंट है। और उसका एक तरीक़ाकार है कि फॉर्म A में आपको कुछ इंफॉर्मेशंस देनी होती हैं, ठीक, फॉर्म A है, फॉर्म 2 है, उसका वो भर के आप देते हैं। अपने एरिया का जो लेबर इंस्पेक्टर होता है वो उसको क्या कहते हैं रजिस्टर करता है और एक सर्टिफिकेट इशू कर देता है जिसकी मियाद 2 साल होती है। अच्छा, यही सर्टिफिकेट तमाम कमर्शियल ऑफिसेस के लिए मौजूद है। ये खाली शॉप्स के लिए नहीं है, बल्कि वो इदारे जहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटी होती हो, ट्रेडिंग से हो, वो पूरी उसमें कानून में सारी चीज़ें बताई हुई हैं कि कौन कौन से इसके अंदर है। बिल्कुल सही। तो वो सारे इसके अंदर मौजूद है, उनकी भी रजिस्ट्रेशन इसी कानून के तहत होती है। जो अब आ जाइए दूसरी चीज़, वो है फैक्ट्री, जहाँ पे 10 या 10 से ज़्यादा आदमी काम कर रहे हों, वो फैक्ट्रीज़ एक्ट के तहत रजिस्टर होगा थ्रू इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज़। और उसके कुछ 4-5 चीज़ें हैं जो उसके साथ मुंसलिक की जाएंगी, उसमें फिर उसकी रजिस्ट्रेशन होगी ताकि वो उनके डेटा के अंदर आकर के अपलोड हो जाए। बिल्कुल ऐसा ही है। सो इसी सवाल को यहाँ हम ख़त्म करते हैं, लेकिन अगला आपसे सवाल करते हैं, विच लॉ कवर्स अपॉइंटमेंट और टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट लेटर, लीव्स एंड टाइमिंग्स? इसके बारे में क्या ख्याल है? बड़ा मुझे लगता है कंट्रोवर्शियल है। बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है ना अपॉइंटमेंट लेटर देती है ना टाइमिंग से बात करती है। 9 to 5 का नारा तो है, लेकिन असल काम 5 बजे के बाद शुरू करती हैं। अपॉइंटमेंट लेटर पता नहीं क्या रीजंस है, किस वजूहात की वजह से नहीं दिया जाता। कुछ तो ऐसी कंपनी है जहाँ पर तो मतलब यानी कि ऑफर लेटर भी नहीं दिया जाता। तो ये मामलात को साइड करके पहले इसका जवाब दें, फिर क्यों नहीं देते, उसके क्या रीजंस हो सकते हैं, उसके बारे में बात करें। अच्छा, इसमें हमारे जो ये सवाल है बेसिकली टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्ट 2015, जो कि सिंध के कवानीन में कहलाता है। जब ये डेवोल्यूशन हुई थी तो इसको ये नाम दिया गया था, वरना स्टैंडिंग ऑर्डर 1968 कहलाता था बिफोर 2010, ठीक है। इस कानून के तहत ये तमाम चीज़ें जो है उनको देनी चाहिए, जिसके तहत आपको अपॉइंटमेंट लेटर, वहाँ अपॉइंटमेंट लेटर नहीं कहते, उसको टर्म एंड कंडीशंस कहलाता है, ठीक है। अपॉइंटमेंट लेटर का नाम नहीं है, टर्म्स एंड कंडीशन है। और ये बड़ी बदकिस्मती है
कि कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट भी आज तक किसी मुझे लेबर लॉ में नहीं मिला। ओके, सही है। हाँ, ये बड़ी बदकिस्मती है, इसमें कोई, मैं तो बिल्कुल मतलब मेरा एक इस पे वो भी है, इख्तलाफ भी है। खिलाफ भी है, खुल करके बात करी जाए कि कम से कम एक बेसिक अपॉइंटमेंट लेटर कि फॉर्मेट होना चाहिए। जी फॉर्मेट हो। यस, ये ज़रूर है कि वो बन सकता है मुख्तलिफ प्रोविजंस को जब आप एक जगह इकट्ठा करते हैं तो वो बन सकता है कि जैसे नोटिस पीरियड से मुताल्लिक है, लीव से मुताल्लिक है, ये सारी चीज़ें ज़रूर दी हुई हैं और इसी स्टैंडिंग ऑर्डर में भी दिया हुआ है। और कुछ लीव्स का जो पोर्शन है वो फैक्ट्रीज एक्ट में दिया हुआ है, लेकिन जो स्टैंडिंग ऑर्डर का जो चैप्टर है जहाँ लीव्स का तस्करा हो रहा है वहाँ फैक्ट्रीज एक्ट का उन्होंने रेफरेंस दिया हुआ है। तो आप इन्फ्रेंस वहीं से लेंगे फैक्ट्रीज एक्ट से कि लीव्स या टाइमिंग्स के हवाले से, ठीक है, तो वहीं से आपको इन्फ्रेंस मिलेगा। लेकिन ये सबको जब आप इकट्ठा करते हैं तो वो निचोड़ बन जाता है। और फिर कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं कि जो कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है उससे भी मुतजाद हो रही होती हैं, वो भी मैंने देखी हैं। सही है अपॉइंटमेंट लेटर के अंदर, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल के भी 4-5 प्रोविजंस मौजूद हैं जो आपकी एम्प्लॉयमेंट लॉज को गवर्न करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। सो लेट्स टॉक अबाउट अनदर क्वेश्चन, बिकॉज हमारा जो सेगमेंट है उसके हिसाब से क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज अ ग्रेचुइटी और अ प्रोविडेंट फंड एंड हाउ वर्कर्स आर इंटाइटल्ड फॉर दैट? ग्रेचुइटी और प्रोविडेंट फंड आपके टर्मिनल बेनिफिट हैं, ठीक। इसका जिक्र स्टैंडिंग ऑर्डर के अंदर दिया गया है। जो सिंध का स्टैंडिंग ऑर्डर सिंध टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्ट 2015 है उसके अंदर दिया गया है। और ये 1 साल की सर्विस की कंप्लीशन के ऊपर दिया जाती है, या तो प्रोविडेंट फंड के आप मेंबर हो जाए या ग्रेचुइटी के हो। बिल्कुल ऐसा ही है, दोनों भी देना कोई बुरी बात कोई नहीं। आप कानून के अंदर किसी भी कानून के अंदर ज़्यादा देना की ममानियत नहीं है, कम नहीं देना। यस, बिल्कुल सही, ठीक। मतलब आइदर ऑफ वन तो है ही है। आप बेशक बहुत से इदारे हैं कि जो कि प्रोविडेंट फंड ग्रेचुइटी दोनों रखते हैं। बिल्कुल सही, ठीक। जहाँ मैं काम करता था उनके यहाँ दोनों चीज़ें थी। बिल्कुल। सो इसका मतलब ये है कि जो ग्रेचुइटी प्रोविडेंट फंड दोनों भी हो सकता है। और अगर हम इसकी फ्यूचर में कभी अगर आप जो कोर्स लॉन्च होगा उसकी कैलकुलेशन हो, उसकी टैक्सेशन की चीज़ें हो, वो भी लॉस कवर करता है, इस तरह के आप सिखाते हैं। डी का सिंपल तरीका ये है कि आप एक सैलरी जो लास्ट ड्रॉन है, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय लेंथ ऑफ सर्विस। फॉर एग्जाम्पल अगर शुरुआत उसने 20,000 रुपये की है जी, लेकिन जब नौकरी छोड़ने की बारी है तो उस वक्त सैलरी उसकी 6 लाख रुपए थी, या 6 मतलब 40,000 कह लें, 50,000 कह लें, और 5 साल की सर्विस है तो 50,000 मल्टीप्लाइड, तो जो मतलब यानी कि जो रिसेंट सैलरी हो जी बिल्कुल उससे लेंथ मल्टीप्लाई कर। जी बिल्कुल, लास्ट ड्रॉन से। अच्छा, वो जो प्रोविडेंट फंड का मुख्तलिफ कंपनीज, हाँ ये मेरा सवाल ही बन रहा था, आपने जवाब दे दिया। जी हाँ, कि नॉर्मली 8.33% रखते हैं, कुछ 10% और कुछ 10% रखते हैं, और उसी का इक्वलेंट अमाउंट जो है वो क्या कहते हैं अपना खुद भी कंट्रीब्यूट करते हैं, तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन बनता है जी। और उसको जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो उसके ऊपर आपका, ये दोनों में सूरतों में अगर फंडेड है ग्रेचुइटी तो आप इन्वेस्ट करके उसका रिटर्न भी आप दे सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, इसी तरीके से प्रोविडेंट फंड का भी है। बिल्कुल ऐसे ही। तो प्रोविडेंट फंड की जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं उसका रिटर्न आता है, प्रॉफिट आता है, जिसको वो भी डिवाइड होता है। और वो प्रॉफिट कन्वेंशनल बैंक से अनकन्वेंशनल बैंक से वो अलग बात है, इसका देखा जाएगा। एक फॉर्म होता है जो वो बेसिकली ट्रस्ट की, क्या जब प्रोविडेंट फंड है इसको ये ट्रस्ट की मलकियत हो जाता है, तो ट्रस्टीज डिसाइड करते हैं कि कौन सी प्रॉफिटेबल सिक्योरिटीज के अंदर इसको इन्वेस्ट किया जाए। बिल्कुल ऐसा ही। तो मजीद बात करते हैं, छोटा सा ब्रेक लेते हैं। बड़ा मज़ा आ रहा है आपके साथ बात करते हो। मेरी पॉडकास्ट करते हुए इतनी लर्निंग हुई है, जब आपकी क्लास में बैठ के ऐसे स्टूडेंट सीखूंगा तो क्या ही बात होगी। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बात करते हैं मजीद लेबर लॉज के हवाले से। कुछ ही क्वेश्चंस बाकी हैं जिसमें आप लर्न करेंगे। अगर आपको लगता है कि आपका अभी भी कोई सवाल है, कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि हम आपका सवाल आरिफ साहब को पहुंचाएं और आपके सवाल के जवाबात के थ्रू ही हम कोर्स को मजीद कस्टमाइज भी कर सकें। अगर आपको लगता है कि हाँ एडमिशन लेनी चाहिए तो ये नंबर स्क्रीन पर आ गया, इस पर आप रब्ता करें। हमारी टीम आपसे दोबारा बात करेगी कि आपको कब से ये कोर्स शुरू कराना है। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।